मुझे तो एंड ऑफ द डे लगता है कि भारत इज द लूजर इन। तो इस समय पुतिन की भारत यात्रा और ये भारत और रूस के एक संबंध जो बहुत 1970 में, अगर मैं याद करूं तो 1970 में जो एक बार शुरू हुए थे, हालांकि नेहरू इसकी नींव तो नेहरू ने डाली। जब नेहरू रशिया गए, फिर उसके बाद उनके उनके राष्ट्राध्यक्ष उस समय के, जो मैं नाम भूल रहा हूं, वो लोग आए। फिर इंदिरा गांधी के स्वर्ण सिंह ने जाके हिस्टोरिकल 1970 में एक ट्रीटी की, 1971 में ट्रीटी की, जिसमें एक दूसरे की हम लोग ने सुरक्षा की भी जिम्मेदारी संभाली, और वो एक निर्णायक ट्रीटी थी। उसके बाद ये ट्रीटी होती रही है। 2000 में फिर से वो रिन्यूअल एक तरह से ट्रीटी का हुआ, जिसमें एक दूसरे से हम लोग मिलते रहेंगे। पुतिन की ये 11वीं भारत यात्रा थी। पुतिन एक ऐसे वक्त में यहाँ पे आए हैं जबकि वो सोवियत संघ के नेता तो है नहीं, वो उस सोवियत संघ के नेता नहीं है जो कि भारत दुनिया में एक स्थापित द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में सुपर पावर था और अमेरिका से शीत युद्ध में होड़ किया करता था। वो एक ऐसे देश के नेता हैं जिसका विखंडन हो चुका है। सोवियत संघ के दूसरे देश हैं वो उससे निकल चुके हैं और उसी में से एक देश के साथ वो युद्ध कर रहे हैं जो पहले उनके सोवियत संघ का सदस्य था, यूक्रेन, उसके साथ वो लगातार युद्ध कर रहे हैं। तो एक तो ये परिवर्तन काफी हो चुका है। और पुतिन से भी ज्यादा तेजी के साथ में दुनिया में एक दूसरी शक्ति उभर रही है, इसका के नाम चीन है। हालांकि चीन से पुतिन की दोस्ती है, चीन और पुतिन दोनों एक दूसरे के साथ में दोस्ती है और दोनों एक दोस्ती में दोनों अमेरिका के खिलाफ खड़े हुए हैं। पुतिन के भारत आने के पीछे उनका अपना उद्देश्य ये था कि वो दुनिया को दिखाना चाहते थे अकेले नहीं है, उनको अकेला मानना उचित नहीं है। वो दरअसल भारत जैसा बड़ा देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी उनके साथ है और वो अपने इस काम में कामयाब रहे। तो इस पूरा जो शिखर सम्मेलन था, इस शिखर सम्मेलन में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा उपलब्धि व्लादिमीर पुतिन को हुई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया में ऐसा कभी भी नहीं हुआ जैसा अभी हुआ है कि पुतिन किसी मुल्क का मेहमान बना है और मेजबान को ही दोस्तों ठोक कर आ गया है। मोदी को ठोक कर आ गया है। मोदी को उसने कहा है कि हमसे आप तेल भी खरीदे और हमसे आप सब कुछ खरीदेंगे क्योंकि हमारी इकॉनमी अगर डूबेगी तो आपको भी डूबेंगे। दोस्तों अभी क्या हुआ है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं कर रहा था, तो अमेरिका ने उन कंपनियों पर ही बैन लगा दिया जो रूस की भारत को तेल बेच रही थी। अब भारत ने कह दिया कि अब तो हम खरीद ही नहीं सकते क्योंकि उन पर बैन है, उनकी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं हो रही। तो पुतिन ने कह दिया है कि अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो फिर भी आप खरीदोगे। यानी वो बंदा आया है और भारत को ठोक ठाक कर चला गया है। अभी इन्होंने उसकी मूर्ति बनाई थी और मंदिर में जाकर उसकी पूजा शुरू की थी, तो अभी उस बंदे ने ठोक डाला है। मोदी जी का तरीका वही रहा, वो जिसको पवन खेड़ा ने एक जमाने में पप्पी झप्पी की विदेश नीति कहा था, वो पप्पी झप्पी की विदेश नीति के बोर्ड में रहे। और उन्होंने देखिए क्या किया, उन्होंने टीवी पे किस तरह की हेडलाइनें चल रही थी जब वो दोनों कार में बैठे हुए जा रहे हैं और कैमरा कार की खिड़की के अंदर झांकता है, दोनों नेताओं के चेहरे पे जाता है, ऊपर लाइन लिखी हुई आ रही है, ये देखो दो यार जा रहे हैं। तो इस प्रकार का जो मीडिया रिप्रेजेंटेशन हुआ पुतिन के भारत दौरे का, वो हास्यास्पद था और वो ही बताता है कि भारत की विदेश नीति आज किस कमजोर मुकाम पर खड़ी हुई है। कोई भी देश दरअसल भारत के साथ नहीं है। सब लोग भारत से अपने स्वार्थ की पूर्ति कर लेते हैं और लेकिन भारत को अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं। मुझे लगता है कि पुतिन के दौरे के साथ में यही हुआ है। जहां तक शशि थरूर का सवाल है, जहां तक विपक्ष के नेता राहुल गांधी को नजरअंदाज करने का सवाल है, जहां तक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नजरअंदाज करने का सवाल है, भाजपा का इरादा पूरी तरीके से साफ है और भाजपा इसको निसंकोच रूप से पेश करती है। वो कोई बचाव की मुद्रा में सवाल पे भी नहीं रहती। वो किसी भी तरीके से विपक्ष मुक्त भारत बनाना चाहती है। शशि थरूर की शख्सियत विपक्ष मुक्त भारत बनाने में भाजपा की औजार बन गई। भाजपा उनके जरिए जो नेता विपक्ष है उसकी उपेक्षा कर रही है, सरकार उनकी उपेक्षा कर रही है और शशि थरूर को उनकी जगह लाकर ये बताना चाहती है कि उसे देश के 60% से ज्यादा जो मतदाता हैं, उन मतदाताओं की जो नुमाइंदगी करने वाला नेता है उसकी उन्हें कोई परवाह नहीं है। तो ये बिल्कुल ऐसी स्थिति है। मेरा मानना यह है कि पूरी की पूरी जिस तरीके से मीडिया में पूरा प्रपंच रचा गया पुतिन और मोदी की यात्रा का, वो निहायत ही शर्मनाक है, बहुत ही छिछला है और उससे हर जगह
सबका मजाक, भारत का मजाक उड़ेगा, मोदी जी का मजाक उड़ेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि विदेश नीति ऐसे गंभीर प्रकरण को वो इतने छिछले स्तर पर क्यों ला देते हैं। जैसे कि मोदी जी की व्यक्तिगत दोस्ती के आधार पर सब हो रहा है, हम सब लोग जानते हैं, और जो इसके लिए विदेश नीति का आचार्य होने की आवश्यकता नहीं है कि विदेश नीति में व्यक्तिगत दोस्ती का कोई महत्व नहीं होता। विदेश नीति में राष्ट्रीय हितों का महत्व होता है, और उनको और उसमें कोई किसी को रियायत नहीं देता। बातें सब नरम नरम और मीठी मीठी होती हैं, स्वागत सत्कार खूब होता है, वो ठीक है, आप स्वागत सत्कार कीजिए। क्लिंटन यहाँ आए थे, उनके भी स्वागत सत्कार की बड़ी धूम थी, बड़ा मीडिया रिप्रेजेंटेशन हुआ था उनके स्वागत सत्कार का। पुतिन का भी स्वागत सत्कार हुआ, उनके लिए फलाने लैम्प की मुगलाई लैम्प बनाया गया, ये सब मौर्या में ठहराया गया, ये सब बातें ठीक है। लेकिन आप देखिए कि कुल मिलाकर इस दौरे में किसको क्या मिला। अगर आप पाएंगे तो भारत ने एक बार फिर अपना मजाक उड़ाया। जिस तरीके से आप विदेशी मेहमानों का स्वागत करते हैं, जिस तरीके से मीडिया में उसकी ऊपर चर्चा होती है, कोई गंभीर बात नहीं होती। भाई आज श्याम सरन ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है, देख उसमें उन्होंने विश्लेषण किया है। कभी आपने टीवी चैनलों पे उसकी चर्चा होते हुए देखी? मोदी जी को किस तरीके से फोकस में लाया जाए, मोदी जी की जो फोटो अपॉर्चुनिटी है उसको कैसे, उस गोटी को कैसे लाल किया जाए, इसके अलावा कोई चर्चा नहीं है। और मोदी जी खुद भी चाहते हैं कि इसी तरीके से हो। जी, मैं प्रोफेसर साहब एक चीज और ये कहूंगा, देखिए जो मैं समझा हूं जितना, ये भारत और रशिया के बीच का मामला था। पुतिन आएंगे जाएंगे, मोदी जी आएंगे जाएंगे, दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच की बात थी, और पुतिन भारत के प्रधानमंत्री से मिलने आ रहे थे, पुतिन कोई मोदी जी से मिलने नहीं आ रहे थे। मैं एक चीज सिर्फ इसमें ऐड कर लूं, और आपसे ये भी समझना होगा कि जो विश्व पटल पे जो 4-5 जो मेन एक्टर्स हैं, उसमें पुतिन 99 से रूस की बागडोर संभाले हैं। दुनिया के मेन एक्टर में सबसे पुराने समय से रूस का हित देख रहे हैं, साध रहे हैं, और वो केजीबी से चूंकि आए हुए हैं तो वो समझते हैं। और मैं एक और चीज दर्शकों को भी बता दूं, वो लॉ भी किए हैं, वो उसके बाद इकोनॉमिक्स में भी उन्होंने मास्टर्स, ये सब उनके पास डिग्रीज हैं, पढ़े लिखे आदमी है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कहीं से आके चाय बेचते हुए उन्होंने वहां पे कर लिया, तपे हुए आदमी है। जो रूस का नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसका जो लिखने वाला था वो उसके शिष्य रहे हैं, सोबक्को या जो भी था, तो पढ़ा लिखा एक आदमी आ रहा है। मैं जो आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, ये सारी कवायद में क्या आपको लगता है कि मोदी जी ने राहुल गांधी का जो एक कद था उसको छोटा करके अपना कद बढ़ा लिया, या इस पूरे उसमें कहीं भारत का कद छोटा हो गया? मुझे तो एंड ऑफ द डे लगता है कि भारत इज द लूजर इन, ये मोदी जी भारत को एक अजीब सी स्थिति में खड़ा कर दी। देखिए, पुतिन केजीबी के अंदर लेफ्टिनेंट कर्नल थे, पॉलिटिक्स में आने से पहले केजीबी के अंदर लेफ्टिनेंट, और केजीबी में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पे पहुंचना कोई आसान बात नहीं होता। तो वो जैसा आपने बताया कि वो बिल्कुल बहुत पढ़ाई लिखाई में बहुत दुरुस्त हैं, सब चीजों का उनका अकादमिक ज्ञान भी है, और व्यवहारिक रूप से वो 25 वर्ष से इन सब कामों को कर रहे हैं। उनका तजुर्बा मोदी जी से बहुत ज्यादा है, पढ़ाई लिखाई में वो बहुत आगे है। और जिस तरह से यहाँ पे पत्रकारों से उनकी जो बातचीत हुई, जो चर्चा शिखर वार्ता से पहले की बातचीत थी, जिसका रिकॉर्ड हम लोगों को सुनाया गया, आप उसी में देखिए किस तरीके से उन्होंने, जब मोदी जी वाला सवाल पूछा गया तो उन्होंने उस सवाल को जिसे कहते हैं ना स्नप कर देना, वो उन्होंने वहां पर कर। मोदी जी को कहीं लगता है कि उन्हें भी एक पुतिन बनना है, वो भी रूस की तरह देश में एक पार्टी का शासन, एक व्यक्ति का शासन, एक ऐसा शासन जिसका कभी अंत ना हो, जो स्थायी रूप से सत्ता में विराजमान रहे। इसलिए देखा जाए तो पुतिन मोदी जी के आदर्श हैं, वो भारत का पुतिन बनना चाहते हैं। अब ये दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ढांचा अलग तरह का है, राजनीति अलग तरह की है, यहाँ की परंपराएं अलग तरीके की हैं, देश अलग तरीके का है, आप उस तरीके से नहीं कर सकते। भारत पहले कोई सुपर पावर तो था नहीं, न भारत के पास इतना बड़ा एटॉमिक हथियारों का जखीरा है जितना बड़ा रूस के पास है। रूस के पास तो इतने ज्यादा एटमी हथियार हैं जितने अमेरिका के पास भी नहीं है। इसीलिए भी ट्रंप को रूस के साथ में थोड़ा सा आर्थिक रूप से कमजोरी होने के बावजूद भी थोड़ा झुक के बात करना पड़ रहा है। अभी अलास्का में जो दोनों के बीच में बातचीत हुई थी, उसमें आप देख लीजिए कि पुतिन ने अपने आप को किस तरीके से पेश किया, बिल्कुल अलग तरीके से पेश किया। भारत में आके वो अलग तरीके से अपने आप को पेश कर रहे थे। यही पुतिन की खूबी है कि अलास्का में वो किस तरीके से ट्रंप के सामने पेश कर रहे थे, और भारत में आके वो किस तरीके से अपने आप को पेश कर रहे थे। भाई भारत, अमेरिका के साथ उनकी होड़ है, भारत के साथ होड़ नहीं है उनकी। भारत में तो वो एक पुराने दोस्त के घर आए हैं, इस तरीके से अपने आप को पेश कर रहे थे। मेरा मानना यह है कि इस वार्ता से सबसे ज्यादा लाभ पुतिन को हुआ है। भारत को कुछ भी
कुछ भी इसमें लाभ नहीं हुआ, कुछ खास नहीं हुआ। इस तरह की बातें करना कि हमने ये ट्रीटी कर ली है कि हम उनको फ्री वीजा देंगे या एक लेबर ट्रीटी कर ली है, ये सब केवल कहने के लिए, कुछ आपको कहना है इसलिए सब ये कहा जा रहा है। स्थिति क्या है कि चीन और रूस के बीच में एक समीकरण है, और छोटा मोटा नहीं, पुख्ता समीकरण है। चीन उन देशों में है, जबकि पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया तो चीन ने खुलकर पुतिन का समर्थन किया था। बहुत कम देश थे जिन्होंने खुल के पुतिन का समर्थन किया हो। और चीन और पुतिन की जो शी जिनपिंग और पुतिन की जो एक्सिस है, जो धुरी है, वो अमेरिका के खिलाफ खड़ी हुई है। पुतिन ने भारत आकर इस तरह के संदेश दिए हैं कि वो ठीक है, भारत अमेरिका के साथ वो अपने संबंध को बनाए रखना चाहता है, लेकिन पुतिन के भी भारत संबंध अच्छे हैं। और मैं आपसे पूछता हूं, उसमें इस पूरी यात्रा में इतना सब जो मीडिया का प्रपंच हुआ, उसमें हमारे जयशंकर विदेश मंत्री जी कहां थे? किसी ने देखा उनको? क्यों? वो तो अमेरिका के यार है। उनका 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 बेटा जो है वो अमेरिका में पूरी तरीके से सेट है, पूरी तरह अमेरिकी खेल खेल रहा है वहां पे, और वो अमेरिका का नागरिक है। तो वो मोदी जी भी नहीं चाहते होंगे कि एस जयशंकर का चेहरा इस पूरी यात्रा में दिखाई पड़े। तो भारत के विदेश मंत्री को बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से इस पूरे कार्यक्रम में अंतर्ध्यान कर दिया गया। ये तो भारत की विदेश नीति की हालत है कि विदेश मंत्री ने अपने आप को ऐसी स्थिति में कर लिया है कि दुनिया का इतना बड़ा नेता भारत आया तो उसमें उनको पृष्ठभूमि में धकेल दिया गया पूरी तरीके से, ताकि उनका ना चेहरा दिखे ना उनकी आवाज सुनाई दे। जी, मैं अभय भाई सिर्फ दर्शकों को याद दिला दूं कि जब यूक्रेन मोदी जी गए थे और रूस ने अपनी आंखें दिखाई थी, तो यहां से भागे भागे गए थे डोवाल साहब, एस जयशंकर को नहीं भेजा गया था, जबकि डोवाल साहब का कोई स्टेटस नहीं था वहां जाने का। आइडियली एस जयशंकर को जाना था, लेकिन डोवाल को इसलिए भेजा गया कि एस जयशंकर वहां जा ही नहीं सकते। एस जयशंकर चीन नहीं जा सकते हैं। अब इन्होंने तो अपनी स्थिति ऐसी कर ली है कि कई जगह जाने ही की स्थिति में नहीं। खैर, मैं एक चीज और आपसे पूछूंगा, क्योंकि दिल्ली में इस समय जो चरम सीमा पे जो अफवाहें कह लीजिए, जो बाजार गर्म है, वो हिरेन जोशी के इर्द गिर्द है। मेरे जो सूत्र हैं जो वो हैं कि इसका जो केंद्र बिंदु है, क्योंकि नाम इसलिए नहीं लिया जा रहा है कि लोग फटाफट आपके ऊपर केस करने की ताक में, जो मोटा भाई है, मोटा का एक छोटा भाई है, तो छोटा भाई आजकल उसके ऊपर कुछ ईडी की रेड और उसको बुलाया उलाया जाने लगा है। मोटा भाई का जो लड़का है जिसकी अभी बड़ी शादी हुई थी, वो किंग पिन है। वो आज की तारीख में कंट्रोल करता है कौन कहां रहेगा। वो असली आदमी हो गया। मोटा भाई अब पीछे हो गए। और ये जो हिरेन जोशी जी हैं, ये पहले 18 विभाग देखते थे सरकार के, अब इनको कट टू साइज करके 3 विभाग कर दिया गया और 15 विभाग अब नीरव जी को दे दिया गया है, जो दूसरे इनके सेकंड कमांड। इनको शायद इसलिए नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि ये केवल भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। अगर केवल भ्रष्टाचार होता तो कोई दिक्कत नहीं। एक से एक भ्रष्टाचारी पड़े हुए हैं जिससे कोई दिक्कत नहीं है, जो चाहे मतलब बीजेपी को उससे दिक्कत यहां ऐसा माना जा रहा है कि कुछ एप्स्टीन फाइल टाइप कुछ चीजें हैं जिसके प्रिवी हैं हिरेन जी, इसलिए उनको बाहर नहीं फेंका जा सकता। मैं इसलिए आपसे सारे डिटेल बताता चल रहा हूं। इन सबके कई कलाकार हैं, कई एक्टर्स हैं और सबके लड़के इसमें हो गए, क्योंकि मोटा भाई का लड़का चूंकि इसका किंग पिन है, तो हिरेन जोशी का